हेलो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड डाउट है कि कोएगुलेशन में, ब्लड क्लॉटिंग में ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक क्या है, इनका मतलब क्या है, ये दो अलग चीजें क्या है, इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे फॉर कोएगुलेशन। तो चलिए इसका खुलासा करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहली बात, इन वर्ड्स का मतलब क्या है। इंट्रिंसिक मतलब विद इन द ब्लड वेसल, इनसाइड द ब्लड वेसल। इसका मतलब कि क्लॉट का जो ट्रिगर है, क्लॉटिंग कैस्केड का ट्रिगर जो ब्लड वेसल, वो ब्लड वेसल के अंदर ही है। और एक्सट्रिंसिक मतलब ब्लड वेसल के बाहर ट्रिगर है कुछ, और ब्लड वेसल के बाहर मतलब टिश्यू। ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स जो है वो टिश्यूज में है, टिश्यूज आर सराउंडिंग द ब्लड वेसल्स। और इसलिए ये दो बेसिक पहलू है कि इंट्रिंसिक मतलब ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड ब्लड है ब्लड वेसल के अंदर तो उससे रिलेटेड, और एक्सट्रिंसिक मतलब ब्लड वेसल के बाहर मतलब टिश्यू से रिलेटेड, टिश्यू का कुछ ट्रिगर होगा जो क्लॉटिंग को इनिशिएट करेगा। ओके, तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का ये मतलब हुआ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इतना समझ लें कि ये दोनों तरीके हैं क्लॉट फॉर्मेशन के, लेकिन उनका दोनों का गोल एक ही है। क्या गोल है? फॉर्मेशन ऑफ फैक्टर 10A, आई मीन एक्टिवेशन ऑफ द फैक्टर 10। फैक्टर 10A मतलब एक्टिवेटेड फैक्टर 10 इज द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। आपको पता है कि ब्लड में, प्लाज्मा में बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स है ही, पहले से ही मौजूद है, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म्स में है और इसलिए हमारा ब्लड स्पॉन्टेनियसली क्लॉट नहीं होता। लेकिन जब ये पाथवेज इनिशिएट होंगे तो इन दोनों की वजह से क्या होने वाला है? इवेंचुअली फैक्टर 10 विल बी कन्वर्टेड टू 10A, एक्टिवेटेड फैक्टर 10, और फिर आगे की स्टेप्स फॉलो होंगी जो कॉमन है, यानी 10A ये जो है वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है, और तो इट विल कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, फिर थ्रोम्बिन विल एक्ट ऑन फाइब्रिनोजेन टू कन्वर्ट इट इनटू फाइब्रिन, और फिर फाइब्रिन इनिशियली थ्रेड्स में होता है तो उसके क्रिस क्रॉस पॉलीमर्स होंगे, उसमें सेल्स एनमेश्ड होंगे, तो वो बन गया क्लॉट। लेकिन कहने का मतलब क्या है? इन दोनों पाथवेज का कॉमन गोल क्या है? इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। और इसलिए इस स्टेप को, कन्वर्शन ऑफ फैक्टर 10 टू 10A, इसको रेट लिमिटिंग स्टेप भी कहा गया है। ओके, आपने ये वर्ड सुना ही होगा, रेट लिमिटिंग। जैसे एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है, रेट लिमिटिंग स्टेप होती है उसमें कि भाई इसको कितना टाइम लगेगा, इसके ऊपर डिसाइड होता है कि भाई ओवरऑल कितना टाइम खर्च होने वाला है। ओके, तो रेट लिमिटिंग स्टेप जो है वो ये फॉर्मेशन ऑफ 10A। चलिए आगे देखते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानने की कोशिश करते हैं कि ये इंट्रिंसिक पाथवे यानी क्या। हमने कहा कि विद इन द ब्लड वेसल उसका ट्रिगर है, तो इनिशिएटिंग फैक्टर क्या होगा? इफ देर इज ट्रॉमा टू द ब्लड इटसेल्फ, ब्लड को ही ट्रॉमा या इंजरी हुई, या फिर ब्लड के अंदर एक फैक्टर 12 है, प्लाज्मा के अंदर एक फैक्टर 12 है, ये 12 अगर ये सब एंडोथेलियल कोलेजन के कांटेक्ट में आता है, देखिए ये एंडोथेलियल लाइनिंग है, सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स दिखाई है डायग्राम में, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसलिए उसको उसी तरीके से समझना है कि फैक्टर 12 जो है ब्लड में, अब देखो ब्लड वेसल की थोड़ी सी इंजुरी हो गई और उसकी वजह से एंडोथेलियम के नीचे जो कोलेजन था, आपको पता है कोलेजन तो होता है सीमेंटिंग सब्सटेंस हर टिश्यू में, तो कोलेजन वो थोड़ा एक्सपोज हो गया और फैक्टर 12 जो ब्लड में है वो इस कोलेजन के कांटेक्ट में आ गया और वो एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर आगे आगे एक एक फैक्टर एक्टिवेट होता जाएगा और फाइनली फैक्टर 10 विल बी एक्टिवेटेड और वो है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। एनीवेज, या फिर और तीसरा पॉइंट, हाँ, तीन तरीके से इंट्रिंसिक पाथवे ट्रिगर हो रहा है। एक तो ब्लड को इंजरी हो गई और उस वजह से ये फैक्टर 12 एक्टिवेट हो गया, या फिर ये फैक्टर 12 इन द ब्लड ये
सब एंडोथेलियल कोलेजन के कांटेक्ट में आया, ये एंडोथेलियम के नीचे जो कोलेजन है, तो थोड़ी एंडोथेलियम की इंजरी हुई है किसी वजह से, उसकी वजह से फैक्टर 12 जो है वो उसके कांटेक्ट में आया, या फिर फैक्टर 12 कम्स इन कांटेक्ट विथ वाटर वेटेबल सरफेस, वाटर वेटेबल सरफेस लाइक ग्लास। तो फैक्टर 12 कमिंग इन कांटेक्ट विथ ग्लास, तो वो फैक्टर 12 एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद आगे आगे एक एक फैक्टर एक्टिवेट होता जाएगा, और फाइनली 10 फैक्टर 10 एक्टिवेट होगा। तो एक्टिवेटेड फैक्टर 10 या 10A जिसको हम कह रहे हैं वो है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। आगे की स्टेप्स तो कॉमन ही है। तो ये हो गया इंट्रिंसिक पाथवे फॉर कोएगुलेशन। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप ब्लड को कलेक्ट करते हैं इन अ बल्ब, इन्वेस्टिगेशंस के लिए कलेक्ट करते हैं ना, या सीरिंज में, ग्लास सीरिंज में है, या फिर टेस्ट ट्यूब में, और अक्सर ये पूछा जाता है ट्रिकी क्वेश्चन कि ये क्लॉट जो बना है टेस्ट ट्यूब में, ये इंट्रिंसिक पाथवे से बना कि एक्सट्रिंसिक, और मोस्टली तो स्टूडेंट्स एक्सट्रिंसिक बोलते हैं बिना जाने, क्योंकि उनको लगता है आउटसाइड द बॉडी हो रहा है ना, तो शायद एक्सट्रिंसिक होगा। नहीं, ये इंट्रिंसिक पाथवे फॉर कोएगुलेशन से ये क्लॉट बना है। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि हमने ब्लड को कलेक्ट किया इन द ग्लास टेस्ट ट्यूब, और वो टेस्ट ट्यूब में जाने के बाद इस ब्लड सैंपल के अंदर जो फैक्टर 12 था वो ग्लास के कांटेक्ट में आने से एक्टिवेट हो गया, और उस वजह से क्लॉटिंग की मैकेनिज्म ट्रिगर हो गई, और इसलिए ये इंट्रिंसिक पाथवे फॉर कोएगुलेशन है। ओके, तो भले बॉडी के बाहर हो, लेकिन शुरुआत किसने की, मतलब शुरुआत की होने की वजह क्या थी, तो फैक्टर 12 का एक्टिवेशन, और इसलिए ये इंट्रिंसिक पाथवे फॉर कोएगुलेशन होगा टेस्ट ट्यूब में क्लॉट होने वाला ब्लड। एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या है? देखिए, जब आप ब्लड वेसल को जब इंज्योर करते हो, जैसा कि हमने देखा ब्लड वेसल की इंजरी हो गई तो क्लॉटिंग शुरू हो गया, लेकिन ब्लड वेसल तक आप वैसे ही नहीं पहुंच सकते। ब्लड वेसल के बाहर टिश्यू होती है ना, ब्लड वेसल्स आर सराउंडेड बाय टिश्यू। आई मीन, आप सीधा एग्जांपल ले लीजिए, यू प्रिक द फिंगर फॉर योर लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, आप टिश्यू को इंज्योर करके ही ब्लड वेसल तक पहुंचते हैं, और ब्लड वेसल को भी इंज्योर करते हैं, उसके बाद ही ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। देखो, टिश्यू को इंज्योर करके आप ब्लड वेसल को तक पहुंचे, और फिर ब्लड वेसल भी रप्चर हो गई और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, ऐसा ही होता है ना। तो जब टिश्यू को इंजरी होती है तो टिश्यू रिलीजेस अ फैक्टर 3 या टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, और जब ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 7A, it converts, and in the presence of calcium it converts factor 10 to 10A, तो 10A बन गया। 10A हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, आगे के फैक्टर्स तो वैसे ही प्रेजेंट है प्लाज्मा में, वो एक्टिवेट हो जाएंगे और क्लॉट बन जाएगा। ओके, तो दोनों पाथवेज का एक ही लक्ष्य है, क्या है? कन्वर्ट 10 to 10A, फॉर्म एक्टिवेटेड फैक्टर 10, इसको फॉर्म करना, वो ही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है। तो ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे फॉर कोएगुलेशन। तो लेकिन 2-3 और एडिशनल पॉइंट्स बताता हूँ, फिर उतना काफ़ी होगा। फिर आपको क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम बाय हार्ट करने होंगे, और ये पाथवेज जो मैंने पूरे नहीं लिखे उसे पूरा एक बार बाय हार्ट कर लेना। चलिए एडिशनल 2-3 पॉइंट्स बताता हूँ। देखिए, एक तो यह है कि ये 7A जो है ना, ये ब्लड वेसल को ही अटैच्ड है, तो टिश्यू को जब आप इंज्योर करोगे, लाइक प्रिकिंग ऑफ द फिंगर, तो टिश्यू इंज्योर होके आप ब्लड वेसल तक पहुंच रहे हो, तो यहां टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो गया लोकली, और फिर ये जो 7 फैक्टर नंबर 7 जो है वो यहाँ ब्लड वेसल को ही अटैच्ड है, एंडोथेलियम को। ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन ने ये 7A करवा दिया, 7 को 7A, और फिर 7A in the presence of tissue thromboplastin and calcium will form the clot। तो ये इस तरीके से क्लॉट यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। ओके, तो ये एक्सट्रिंसिक पाथवे हो गया, जबकि ये इंट्रिंसिक पाथवे है।
अब आपको इसका थोड़ा थोड़ा क्लिनिकल एप्लीकेशन बता दूं। एक तो स्पेशल बैग्स आती है ब्लड कलेक्शन के लिए, जिसमें रखने पर ब्लड क्लॉट नहीं होता। तो एक है सिलिकॉनाइज्ड कंटेनर्स, मतलब ये जो बैग्स आती है इनको अंदर से सिलिकॉन की कोटिंग होती है। इमेजिन करें ये एक ब्लड कलेक्शन के लिए बैग है, अंदर से उसको कोट किया गया है, कोटिंग है उसको अंदर से, सिलिकॉनाइज्ड कंटेनर्स कहते हैं इनको, सिलिकॉन की कोटिंग है। अब आप इसमें ब्लड कलेक्ट करो इस बैग में तो वो क्लॉट नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो फैक्टर 12 है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। हमारी शर्त क्या थी? फैक्टर 12 शुड कम इन कांटेक्ट विद ग्लास या ग्लास लाइक मटेरियल, या फिर इट शुड कम इन कांटेक्ट विद सब एंडोथेलियल कोलेजन, तभी वो एक्टिवेट होता है, ऐसा देखा गया है। तो ये एक तरीका है क्लॉट फॉर्मेशन को रोकने का, सिलिकॉन कोटिंग ऑफ द कंटेनर्स जिसमें आप ब्लड कलेक्शन कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल पॉइंट, इसे याद रखना जरूरी है। और दूसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहता कि क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, तो देखिए मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक जब आता है या सेरेब्रल इंफार्क्शन, तो ऐसा देखा गया कि उसमें ब्लड वेसल्स के अंदर अपने आप क्लॉट बन गया। ये कैसे हो गया? अपने आप थ्रोम्बस, उसको थ्रोम्बस कहा गया है, अपने आप थ्रोम्बस बन गया। कैसे बना? तो वो समझ लीजिए। होता क्या है कि कई बार कुछ पैथोफिजियोलॉजिक प्रोसेसेस होती है जिनकी वजह से ना, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस है, एथेरोस्क्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन इन द ट्यूनिका इंटिमा, और फिर ये सब ये जो एंडोथेलियल लाइनिंग है ना, ये थोड़ी थोड़ी इरोड होना शुरू होती है, डैमेज होना शुरू होती है, और सब एंडोथेलियल कोलाजन, एंडोथेलियम के नीचे जो कोलाजन है वो एक्सपोज होना शुरू होता है, और फिर फैक्टर 12 जो कि इस ब्लड में है ही, वो उसके कांटेक्ट में आता है और वहां पे क्लॉट बनना शुरू हो जाता है। तो ये स्पॉन्टेनियस क्लॉट फॉर्मेशन, या इसे हम कहेंगे थ्रोम्बस फॉर्मेशन, और उसकी वजह ये है फैक्टर 12 कमिंग इन कांटेक्ट विथ सब एंडोथेलियल कोलाजन। तो ये कुछ उसके एप्लीकेशंस है, बट याद रखो कि जनरली ये कॉम्बिनेशन होगा। आई मीन मैंने आपको कहा कि जब आप सीरीज में ब्लड कलेक्ट करते हो, ग्लास सीरीज में, और वो क्लॉट हो जाता है, तो वो किस तरह का क्लॉटिंग हुआ? वो इंट्रिंसिक क्लॉटिंग हुआ, करेक्ट। क्योंकि ब्लड सीरीज में जाने के बाद या टेस्ट ट्यूब में जाने के बाद उस ब्लड के अंदर जो 12 फैक्टर 12 था वो ग्लास के कांटेक्ट में आया और उसने ये ट्रिगर कर दिया पाथवे, करेक्ट। लेकिन जैसा मैंने कहा, ब्लड वेसल तक आप कैसे पहुंचे? टिश्यू को इंज्योर करके ही, थोड़ा बहुत तो टिश्यू को इंज्योर किया ही होगा ना, आई मीन सीरिंज नीडल तो उसने थोड़ा सा इंज्योर किया, तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन भी थोड़ा बहुत रिलीज होता है कई बार, हालांकि बहुत मिनिमल है। तो इसलिए कई बार ये दोनों पाथवेज एक साथ ट्रिगर होते हैं और उस जगह क्लॉट फॉर्म होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आप ग्लास में ब्लड कलेक्ट किए हो और वहां क्लॉट बन गया है, तो वो क्लॉट कंप्लीटली इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोएगुलेशन से हुआ है, ओके। जबकि यहां बॉडी के अंदर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों के मिक्सचर से क्लॉट बन, दोनों तरीके से क्लॉट बन सकता है। तो ये एक है। कई बार हमें सीरम कलेक्ट करना होता है, पेशेंट में सीरम के सैंपल्स करने होते हैं, तो ब्लड लेके फिर उसको डेलिबरेटली क्लॉट करवाया जाता है बाय पुटिंग ग्लास पीसेस, तो उसका फैक्टर 12 वो ग्लास पीसेस के कांटेक्ट में आके क्लॉट वहाँ बन जाता है। तो ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवेज फॉर कोएगुलेशन थे। लेकिन डेफिनेशन के लिए, पर्पस के लिए एक बार बता दूं, अगर आपको सिर्फ डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे? Intrinsic pathway of coagulation is defined like this: when there is trauma to blood or factor 12 in blood comes in contact with glass or comes in contact with subendothelial collagen and it initiates the clotting process, it is called as intrinsic pathway for coagulation. Then extrinsic pathway for coagulation, when there is tissue trauma, injury to the tissue,
and there is release of factor 3 or tissue thromboplastin, and when that triggers the process of clotting, it is extrinsic pathway for coagulation. तो ये दो इनकी definitions है और उसके applications जो मैंने आपको बताए. अब आप सिर्फ clotting factors by heart करें और ये steps जो मैंने लिखी नहीं है बीच में, सिर्फ आपको बताया कैसे होता है, तो वो steps ज़रा एक बार पढ़ ले, कैल्शियम का रोल समझ ले, आपका आंसर तैयार हो जाएगा.